नमस्कार, कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपके लिए खेती किसानी पशुधन से जुड़ी हुई जानकारी लेकर आते हैं, जो कि आपके लिए ज्ञानवर्धक होती है, रोचक होती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, खबरें खेती की और मौसम की जानकारी तो इस कार्यक्रम में हम आपको देते ही हैं। आज के कार्यक्रम में खास तौर पर बात होगी वर्षा ऋतु में बकरी पालन पर। आइए शुरुआत करते हैं खबरें खेती की से। बकरियों में जनन क्षमता, नई तकनीकियों का प्रशिक्षण। विज्ञान संचार पत्राचार एवं विज्ञान लेखन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम। नमस्कार, खबरें खेती के में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। अब खबरें विस्तार से। गरीब की गाय कही जाने वाली बकरी आज व्यावसायिक तौर पर अपनाई जाने लगी है। इसकी जनन क्षमता को नई तकनीकियों के द्वारा बढ़ाकर पशुपालकों के लिए अधिक मुनाफे का व्यवसाय ये बनने लगा है। इन नई तकनीकियों के द्वारा बकरी में कैसे वृद्धि की जाए, इसके लिए पशु चिकित्सा विज्ञान के चिकित्सकों की प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। पेश है इस पर आधारित एक रिपोर्ट। पिछले दिनों केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा में 6 जुलाई से 26 जुलाई तक ICAR द्वारा प्रायोजित समर स्कूल का आयोजन किया जा रहा है। इस 21 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में 9 राज्यों के 25 से अधिक पशु चिकित्सक एवं वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। इस ट्रेनिंग कार्यक्रम पर अधिक जानकारी देते हुए संस्थान के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान ने बताया, हमारे इस केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान में हम लोगों का उद्देश्य एक ये है कि जो भी हम यहाँ पर जो भी तकनीकी का विकास करते हैं, उनको हम किसी ढंग से किसी न किसी तरीके से अपने किसान भाइयों के यहाँ तक पहुँचाएं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक तो अपने किसान भाइयों की यहाँ पर 10 दिन की ट्रेनिंग करते हैं, और उसके साथ साथ हम जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे जो विभिन्न क्षेत्र में काम कर रहे हैं और बकरी में जिनका खोज हो रहा है, और बकरी के अलावा जो अन्य हमारे पशु हैं उस पर भी खोज कर रहे हैं, उन लोगों को हम इनवाइट करके 21 दिन की हम ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें अलग अलग विश्वविद्यालयों से और अलग अलग जो संस्थानों से हमारे वैज्ञानिक आए हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं और या एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और इस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जो भी हमने तकनीकी यहाँ पर जो विकास किया है, जैसे कि जिसमें हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, टीकाकरण है, उसके अलावा जो है बकरी पालन में जो भी और भी उसके जो रिप्रोडक्शन के जो भी तकनीकी हैं, वो जो हमने यहाँ पर विकास किया है, उनको हम इस 21 दिन की ट्रेनिंग में उन लोगों को सिखाएं, ताकि वो वहाँ पर जाएं, अपनी जगह पर जाकर फिर आगे वहाँ पर इस क्षेत्र में काम करें, और फिर आने वाले दिनों में हमारे किसान भाई हैं उनकी सेवा कर सकें। हमारे देश में वैदिक काल से रिसर्च का काम ऋषि मुनि करते आए हैं। सही मायने में ये ऋषि ही उस काल के वैज्ञानिक थे। उनका कौशल कालांतर में आश्रम एवं वर्षा व्यवस्था के तहत हमारे समाज में अलग अलग कौशल से सृजनित हुआ, और वर्तमान परिवेश में विज्ञान संचार एवं पत्रकारिता के विज्ञान आलेखन के क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। पेश है इस प्रशिक्षण पर आधारित ये रिपोर्ट। वर्तमान सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों, जिसमें वैज्ञानिक संचार, पत्राचार एवं विज्ञान आलेखन की जरूरत को ध्यान में रखते हुए CSIR निस्केयर एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन एवं कम्युनिकेशन के तत्वाधान में 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि प्रोफेसर आशीष जोशी ने कहा, हमारी भारतीय जीवन पद्धति में देखें तो विज्ञान को हमने किसी भी वस्तु या तंत्र या विशेष ज्ञान को अपनी जीवन पद्धति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। हर क्षेत्र में आज हम पीछे हो सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो चाहे वो खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, मेटलर्जी हो, कभी कभी मैं मध्य प्रदेश से सभी संबंध वास्ता रखते हैं। वहाँ एक अगरिया जनजाति है, वो इतनी उच्च क्वालिटी का स्टील बनाती है, अभी भी बनाती है अगरिया। ट्राइबल्स जो आप हमारा साइंस नहीं बना पा रहे, वो ट्राइबल्स अभी भी अपनी पुरानी तकनीक से जो है वो बनाते हैं। तो
हर क्षेत्र में मतलब हमारा जो है उन्नत रहा है। मैं इसलिए अक्षरधाम की बात कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ थोड़ा सा शोकेस किया कि किस तरीके से हम किन किन क्षेत्रों में हमने हमारी महारत थी। इस मौके पर अपने अध्यक्षीय भाषण में निदेशक निस्केयर ने सभी प्रशिक्षार्थियों एवं वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्यक्रम चलाया है, स्किल इंडिया कार्यक्रम, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, स्वच्छ भारत अभियान, स्वस्थ भारत अभियान, ये जो सारे कार्यक्रम है ये आम जनजीवन से जुड़े हुए हैं और किस प्रकार से विज्ञान को विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए इन कार्यक्रमों में इजाफा करने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। इस दिशा में संस्थान काम कर रहा है। इसी सिलसिले में दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन तथा निस्केयर के तत्वावधान में एक 5 दिवसीय कार्यक्रम स्किल डेवलपमेंट के ऊपर रखा गया है, जिसमें विज्ञान पत्रकारिता, कृषि पत्रकारिता, चिकित्सा, जैसे मैंने कहा स्वास्थ्य, पर्यावरण, इन सभी विषयों पर जो गहन वैज्ञानिक जानकारी है उसके गुर सिखाए जाएंगे बच्चों को, ताकि वो उस जानकारी को सरल भाषा में मीडिया के लिए तैयार कर सकें। ये थे कृषि से संबंधित समाचार। आइए अब लेते हैं मौसम का ताजा हाल। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत की। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ज्यादातर स्थानों पर बरसात होने के आसार हैं। 2 दिन हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में कुछ जगह बारिश होगी। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ज्यादातर स्थानों पर बरसात होगी। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह बरसात होगी। पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश होगी। 2 दिन असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर बरसात होने के आसार हैं। पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन बरसात होगी। बुधवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ज्यादातर जगह बरसात हो सकती है। 2 दिन बिहार में भी ज्यादातर स्थानों पर बरसात हो सकती है। अगर मध्य भारत की बात करें, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह बारिश होगी। विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी कुछ इलाकों में बादल बरस सकते हैं। पश्चिम भारत की बात करें तो यहाँ गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में 2 दिन बरसात हो सकती है। 2 दिन मराठवाड़ा में भी कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में बुधवार को तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में कुछ जगह बरसात होगी। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी दक्षिण कर्नाटक के भीतरी हिस्सों और तटीय कर्नाटक में कुछ जगह बरसात होने की संभावना है। साथ ही रायलसीमा में भी 2 दिन कुछ जगह बरसात होने के आसार है। 2 दिन लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह बादल बरस सकते हैं। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मौसम का प्रभाव हर किसी पर पड़ता है, चाहे मनुष्य हो या पशु। हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो चाहे मांस के लिए या दुग्ध के लिए पशुपालन करते हैं, उन्हें वर्षा ऋतु में अपने पशुओं का ध्यान रखना चाहिए। बेहतर दुग्ध उत्पादन और मांस उत्पादन के लिए उनके रखरखाव का ध्यान रखें, आहार का ध्यान रखें। किस तरह से वर्षा ऋतु में आप रोगों से बचा सकते हैं अपने पशुओं को, आइए विस्तार से जानते हैं। बकरी एक ऐसा पालतू पशु जो देश की सभी भौगोलिक परिस्थितियों में आसानी से सफलतापूर्वक पाला जा सकता है। मानव सभ्यता के उद्भव काल में केवल बकरी ही एक ऐसा पालतू पशु था जो मनुष्यों को खाद्य सामग्री प्रदान करता था। किसानों की आमदनी में बकरी की अहम भूमिका होती है और इसी से उनके परिवार को उत्तम पोषण प्राप्त होता है।
डॉक्टर साहब, बरसात के मौसम में खास तौर पर बताइए बकरियों का क्या विशेष ध्यान रखना जाता है? देखिए, जैसा कि बुजुर्ग लोग कहते हैं कि वर्षा ऋतु के 3 दुखारी, ऊंट, बकरी और भिखारी। तो जो बरसात का मौसम है वो बकरियों के लिए थोड़ा कष्टदायक है और हमें इसके लिए कुछ विशेष सावधानियां रखने की ज़रूरत होती है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण सावधानी वो है कि जो बाड़े हैं जहाँ पे बकरी को रखा जाता है वहाँ पे समुचित साफ़ सफाई होनी चाहिए, यानी कि वहाँ पे किसी प्रकार की गंदगी न हो। गंदगी होने से संक्रमण बढ़ता है, संक्रमण बढ़ने से बीमारियाँ बढ़ती हैं और बकरियों की जो बढ़वार है, जो उत्पादकता है, जो जिंदा रहने की दर है, वो सभी बुरी तरीके से प्रभावित होती हैं। डॉक्टर साहब, ये ऊंची भी होनी चाहिए या एक सी ज़मीन रहे? नहीं, जो बकरियों को जो फर्श है वो तो समतल रहना चाहिए, लेकिन ऊंची होनी चाहिए। हाँ, लेकिन वहाँ पे वर्षा का पानी का भराव बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो बाड़े हैं वो पूरी तरीके से साफ़ होने चाहिए, वहाँ किसी प्रकार की गंदगी न हो। इसलिए प्रतिदिन अगर संभव हो सके तो दिन में 2 बार बाड़े की ढंग से सफाई होनी चाहिए। साथ ही 5-6 रोज़ के बाद वहाँ पे हल्का सा चूने का छिड़काव कर दें। तो जैसे कि एक बाड़ा है आपका जो है 60 बाई 60 का, तो उसमें तकरीबन 4 से 5 किलो सूखा चूना वो डाला जाता है और उसको फिर 1 से 2 दिन तक उसमें पड़े रहने देते हैं और उसके बाद उसकी सफाई कर देते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि बरसात के मौसम में जो हम बकरियों को भूसा खिलाते हैं वो भीगने न पाए, क्योंकि भूसा भीगने से उसमें फफूंदी आ जाती है और फफूंदी आने से तरह तरह की बीमारियां आ जाती हैं। तो इसलिए हमें इस बात की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए कि फुहार के द्वारा या वर्षा की बूंदों के द्वारा जो भूसा है वो भीगने न पाए। तीसरी बड़ी सावधानी है कि बरसात के मौसम में चूँकि बाहर भी जल भराव हो जाता है तो बकरियों के जो खुर हैं और मुंह हैं, जो खुर पका मुंह पका वो व्यापक स्तर पर देखा गया है। तो इसलिए जो है ऐसे स्थान पर बकरियों को चराने न ले जाएं, ना ही उन्हें रखें जहाँ पे कि पानी का भराव होता है। और साथ ही चूँकि बरसात के ऋतु आने तक जो सभी बकरियों के बच्चे हैं वो 3 महीने से ऊपर के हो चुके होते हैं। तो जो प्रमुख संक्रमित बीमारी हैं जैसे कि PPR, एंट्रोटॉक्सीमिया, फुट एंड माउथ डिजीज़, गोट पैक्स, HS, तो इन सभी बीमारियों का टीकाकरण भी बरसात ऋतु से पहले या बरसात ऋतु के आरंभ तक हो जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जो बीमारी है ये किसान को कैसे पता लगेगा कि तेरे पशुओं को बीमारी है? नहीं, ये जो हम जो टीकाकरण कर रहे हैं वो हम इसलिए कर रहे हैं कि बीमारी आने ही न पाए। हाँ, तो अगर ये बकरियों का टीकाकरण हो जाएगा तो फिर जो है चाहे वो संक्रमण फैल रहा है या नहीं फैल रहा है, आपकी जो बकरियां हैं वो उनसे प्रभावित नहीं होंगी। तो बकरीकरण कितने दिन में करा जाए? महीने में, साल में, तो 6 महीने में? जो बकरियों का जो टीकाकरण है तो उसमें कुछ टीकाकरण तो ऐसे हैं जो कि वर्ष में 1 बार होते हैं, कुछ टीकाकरण वर्ष में 3 बार होते हैं। तो हमें बरसात ऋतु में से आने से पूर्व और जब बच्चा 3 माह या उसके आसपास का हो तब तक 15-15 दिन के अंतराल से सबसे पहले तो हमें करना ये चाहिए कि बकरियों को जैसे ही बच्चे 3 माह के हो जाएं उन्हें अंतः परजीवी नाशक घोल पिलाएं। उसके क्योंकि बरसात के मौसम में जो अंतः परजीवी हैं वो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। वो जो लाल सा कहते हैं पानी, जो पेट में कई तरह के कीड़े होते हैं, कई सारे हैं। तो जो अंतः परजीवी हैं, जो अंतः परजीवी नाशक है वो उन सभी कृमियों को नष्ट कर देता है। और उसके बाद हम जो है PPR, फिर एंट्रोटॉक्सीमिया, HS, FMD, इसका एक शेड्यूल है तो इसका हम पालन करें। तीसरी बात क्या है कि जो बकरियां गर्भावस्था में हैं और ख़ास तौर से एडवांस प्रेग्नेंट हैं,
जिनको ब्याने में 1.5-2 माह का समय रह गया है, उनको जो अंतः परजीवी है उसका हम न दें, या दें तो हम इस चीज़ की जांच कर लें कि इसके द्वारा जो बच्चे का भ्रूण है उस पर कोई नकारात्मक असर तो नहीं पड़ेगा। जो अन्य महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि बरसात के मौसम में बकरियों को ग्याभिन न कराएं। कई बार कुछ बकरियां गर्मी में आती हैं, लोग करा देते हैं, तो वो न कराएं, क्योंकि जो वैसे आम तौर पर जो बकरियां हैं वो अपने ऋतु में अप्रैल, मई और 15 जून तक आती हैं और फिर वो 15 सितंबर से अक्टूबर और नवंबर तक आती हैं। तो यही सबसे अच्छा मौसम है बकरियों को ग्याभिन कराने का, क्योंकि जैसे अगर आपने जुलाई अगस्त में बकरियों को ग्याभिन कराया तो ये बकरियां दिसंबर जनवरी में बच्चा देंगी। ऐसी स्थिति में जो वातावरण है उस समय बहुत ठंडा होता है, जब बकरियां ब्याती हैं तब मौसम बहुत ठंडा होता है, दिसंबर जनवरी के महीने में बकरियां ब्याएंगी। इससे क्या हुआ कि बच्चों में मृत्यु दर बहुत अधिक होगी और उनकी बढ़वार जो है कम रहेगी। इसलिए मैं किसान भाइयों को ये आह्वान करता हूँ कि जुलाई, अगस्त और 15 सितंबर तक बकरियों को ग्याभिन न कराएं, फिर 15 सितंबर के बाद उनको ग्याभिन कराएं। साथ ही जो इस समय जो बकरी पालक हैं कई बार गंदे नाले का, गंदे पोखर का पानी पिलाते हैं, तो बकरियों को वो गंदा पानी न पिलाएं, इससे पुनः संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। होना ये चाहिए कि उन्हें घर पर ही साफ पानी पिलाएं। साथ ही अगर जो है बकरियों को पानी पिलाते समय जो लाल दवा, जिसको पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, उसकी भी अल्प मात्रा पानी में डाल दें तो भी वो बहुत अच्छा रहेगा। और ख़ास तौर से जिन बकरियों के खुरों में प्रारंभिक अवस्था में कोई संक्रमण है या मुंह पर संक्रमण है, तो उस समय जो है उनको लाल दवा के घोल के द्वारा उनको कॉटन से, रुई से लेके उनको लगाएं और पानी पैरों पे उनका जो है फुटवात करें। इससे जो है क्या है कि उनको ये बीमारी नहीं होगी। पैर खराब हो जाते हैं। हाँ, और अगर आप भी खराब हो जाता है। हाँ, अगर आप नहीं करेंगे तो पैर खराब हो जाएंगे, बकरियां भोजन नहीं कर पाएंगी, फिर धीरे धीरे वो कमज़ोर हो जाएंगी। अन्य जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि बरसात के मौसम में चूँकि जंगल में पर्याप्त मात्रा में हरा चारा उपलब्ध हो जाता है और बकरियों को हरा चारा पसंद भी है, तो वो बड़ी मात्रा में हरे चारे को खा लेती हैं। कई बार वो गीले चारे को भी खा लेती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि बकरियों को खिलाने से, जंगल भेजने से पूर्व हम उन्हें कुछ मात्रा में भूसा और दाना दें, जिससे कि बकरियों को जो डायरिया है उसका संक्रमण न हो। और अगर संक्रमण हो जाता है, अगर हम जैसे हमने जंगल में बकरियों को चरने के लिए भेजा और उनको डायरिया हो रहा है, तो फिर हमें तुरंत ही उन्हें सूखा चारा देना चाहिए, टिम्पोल देना चाहिए, जिससे कि उनका ये डायरिया जो है नामक बीमारी से बचाव हो। बरसात के मौसम में बाड़ों में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि धूप और हवा का आवागमन बराबर रहे, क्योंकि अगर बाड़े गीले रहेंगे और वहाँ पे धूप और हवा नहीं आ पाएगी तो भी संक्रमण बड़ी मात्रा में हो जाएगा। तो इसलिए जहाँ पे भी जो हमारे बाड़े हैं वो हम इस तरीके से बनाएं कि वहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन हो और साथ ही साथ वहाँ पे जो हवा है उसका भी आवागमन हो। साथ ही हमें भरसक प्रयास करना चाहिए कि बकरियां बरसात में भीगे नहीं, और ख़ास तौर से जो छोटे बच्चे हैं, जो 2 माह 3 माह के बच्चे हैं, वो तो कदापि नहीं भीगें, क्योंकि उनकी अभी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है उसको बढ़ने में पूरी तरीके से विकसित नहीं हुई है, तो उनके बीमार होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। एक बात और मैं कहूँगा कि जो बकरियां अप्रैल माह में ग्याभिन हो जाती हैं वो फिर जो है सितंबर माह में ब्याने के लिए तैयार हो जाती हैं। अर्थात आपकी जो एडवांस प्रेग्नेंट बकरियां हैं तो उनके लिए इस समय हमें 250 से 300 ग्राम अतिरिक्त दाना देने की आवश्यकता होती है। अगर जो हमारी जो एडवांस प्रेग्नेंट गोट हैं उनको हम अतिरिक्त दाना देंगे तो ऐसा करने पर क्या है कि ऐसी बकरियों के नीचे दूध की मात्रा बढ़ेगी,
बच्चा का जो भ्रूण का जो विकास हो रहा है वो समुचित रूप से होगा, तो बच्चे के जन्म के समय उसका शारीरिक भार अधिक होगा। साथ ही ऐसी बकरी लंबे समय तक दूध देगी और उसका जो दूध ज़्यादा होने से बच्चे की बढ़भार भी अच्छे से होगी। साथ ही ऐसी बकरी पुनः जल्दी से फिर से गर्मी में आ जाएगी, यानी कि हम कम समय में ज़्यादा बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। और जब बकरियों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, उन्हें खान पान अच्छा होगा, तो 2 या 3 बच्चे देने की जो दर है वो भी बढ़ जाएगी। तो अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर बकरी पालक अपनी उत्पादकता को कई गुना बढ़ा सकते हैं, मृत्यु दर को लगभग न के बराबर कर सकते हैं। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम है, जो मिशन है कि 2022 तक बकरी पालकों की या किसानों की आय दोगुनी की जाए, मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि अगर वैज्ञानिक विधि से किसान भाई बकरी पालन करेंगे तो न केवल 2022 तक बल्कि 2020 तक ही जो बकरी पालन के द्वारा उनकी आय 2 से 3 गुनी निश्चित तौर पर हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आपने बकरी के बारे में जानकारी दी हमारे किसानों को, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो आज कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपने जाना कि अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो वर्षा ऋतु में किस तरह बकरियों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप उनसे बेहतर दुग्ध उत्पादन और मांस उत्पादन ले सकते हैं। चलते चलते हम आपको बता दें, कल कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप जान पाएंगे कि किस तरह से कृषि विज्ञान केंद्र किसानों की सेवा में तत्पर है। आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।